सो हे गाइस, हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और जैसे कि देखो, रात का समय है और मैं आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर के। तो रात के बजे हैं 12, मेरे ऊपर है अभी भूत सवार है कि नहीं, ऐसे भी टाइम उन्हीं लोगों का है। तो बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो बात कुछ जैसे कि हिस्ट्री का पहला लेक्चर मैंने बहुत पहले अपलोड किया था और उस लेक्चर्स को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा भी, सपोर्ट भी किया, तो उसके लिए थैंक्स है। और सॉरी भी, क्योंकि मैं काफ़ी देर हो गया इस लेक्चर को शूट करने में। दोबारा अभी मैं इसका पार्ट 2 शूट कर रहा हूँ अब इस लेक्चर को। तो आप में से जिन लोगों ने लेक्चर का पार्ट 1 नहीं देखा, वो पहले लेक्चर पार्ट 1 देख ले मेरा इस लेक्चर का। आपको उसका उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आई बटन पे क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते। तो आइए आगे बढ़ाते हैं कहानी को। तो उसमें हमने जो कवर किया था आपको बस इतना ही बताया था, मतलब जितने भी न्यूज़पेपर वगैरह थे या जो भी नई नई चीज़ें शुरू हुई थी मैंने उसके बारे में उसमें बताया था। तो लेक्चर 2 जो हमारा बेसिकली स्टार्ट होता है वो हमारा स्टार्ट होता है आपका एजुकेशनल रिफॉर्म से। देखो अंग्रेज़ तो हिंदुस्तान में पूरे तरीके से अपना कदम जमा चुके थे, है ना। अब हैंड राइटिंग हो सकता है थोड़ी आपको हमारी ख़राब लगे, हालांकि ख़राब है नहीं, अच्छी है, बट थोड़ा जल्दबाजी में लिख रहे हैं तो एडजस्ट करेंगे। चलिए, अब वैसे ही बहुत अच्छा एडजस्ट करते हैं मेरे साथ, है कि नहीं। तो आदत भी हो गई आपको मेरी बकबक सुनने की। तो चलिए करते हैं, देखते हैं ना, बीच बीच में हम बदमाशियाँ भी अपनी कंटिन्यू करेंगे, उसका टेंशन अब ना लें। तो अब देखिए, तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स हम लोग अब बात करते हैं। हाँ देखिए, कहानी शुरू करते हैं हम 1813 से। देखो नो बकवास, हम डायरेक्ट एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि आपके ये एग्जाम्स के लेकर मुझे कंसाइज में पूरा टॉपिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसके बाद जो भी देखो न्यू व्यूवर्स से मेरा मतलब वो स्टूडेंट्स जो अभी क्लास 10th में एंटर हुए हैं, जिनके पास अभी पूरा साल का टाइम है, तो आप भी इस लेक्चर्स को देख सकते हैं, कंटिन्यू कीजिए। और इसके अलावा मैं फिर से पूरा का पूरा सिलेबस आपको है ना पढ़ाऊँगा, तो टेंशन ना लिया, मैं आपके साथ हूँ। तो 1813 में आया था चार्टर एक्ट। अब चार्टर एक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ। एजुकेशनल रिफॉर्म, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, एजुकेशनल रिफॉर्म्स का यहाँ बात हो रहा है एजुकेशन से रिलेटेड। तो जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने देखा कि अगर हमें यहाँ और ज़्यादा बड़ा अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो हमें यहाँ काम करने के लोगों की ज़रूरत होगी। और उन्होंने लोगों की ज़रूरत है तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं यहाँ के जो हिंदुस्तानी लोग हैं इन्हीं को हम अपने काम में हायर करें। तो प्रॉब्लम हुआ लैंग्वेज का। अब जब लैंग्वेज का प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने सोचा ठीक है, हम यहाँ के लोगों को एजुकेशन देना स्टार्ट करते हैं। हम एजुकेशन देंगे तो उन लोगों को अपनी लैंग्वेज सिखा देंगे, इंग्लिश लैंग्वेज सिखा देंगे। और जब इंग्लिश लैंग्वेज हम इन्हें सिखा देंगे अपने एजुकेशन के थ्रू, तो हम उन्हें बहुत ही आसानी से काम में रख सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड आया था 1813 में चार्टर एक्ट। ये बेसिकली ये बता रहा था कि हर साल 1 लाख रुपए हमारा एजुकेशन में खर्च होगा, 1 लाख पर ईयर, ठीक है। हाँ, 1 लाख पर ईयर, हर साल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि इंडिया में एजुकेशन उसको खर्च किया जाए। बट इस चार्टर एक्ट के आने के बाद दो विवाद शुरू हो गए। एक तो वो विवाद हो गया कि देखो बहुत से लोग तो अंग्रेजों के खिलाफ भी थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया था, है कि नहीं, बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया था, यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। अब उसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप पहला वाला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने उसके बारे में बता रखा है कि क्या क्या उन्होंने कांड कर रखा है ना, उसमें मैंने वहाँ पर आपको बता रखा है। तो यहाँ पर दो तरह के ग्रुप बन गए। एक तो बन गए आपके एंग्लिसिस्ट, ठीक है, एक बने एंग्लिसिस्ट और एक बने ओरिएंटलिस्ट। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे इन बातों को, हाँ, इधर उधर के डिस्टर्बेंस थोड़ा बंद कर दें और ध्यान से मेरी बातों को आप सुने। और हाँ, कॉपी या कलम निकाल लें, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आप भी खुद लिखे, है ना। ये नहीं समझे कि हिस्ट्री है तो चलो कहानी सुन लेते, साथ तो सुना ही रहे, है कि नहीं। इसलिए बकबक में बहुत अच्छा करता हूँ तो आपको सुनने में मज़ा भी आएगा, है ना, लेकिन फिर भी आप निकाल लें, अच्छा लगेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट। अब जैसे ही ये प्रस्ताव उन्होंने रखा, उन्होंने बोला कि 1 लाख रुपये हम लोग हर साल देंगे कि आप एजुकेशन में खर्च करें और एजुकेशन को डेवलप करें इंडिया में। बट प्रॉब्लम ये था कि बहुत से लोग इस इंग्लिश एजुकेशन के अगेंस्ट में चले गए थे। वो लोग बोल रहे थे हाँ कि हमें आप ट्रेडिशनल एजुकेशन ही दो, यानी कि ट्रेडिशनल एजुकेशन मीन्स इन द सेंस आपका ट्रेडिशनल, तो स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको पहले हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। ट्रेडिशनल, हाँ ठीक है, ट्रेडिशनल एजुकेशन, ये तो सही कर देना यार, छोड़ो। तो ट्रेडिशनल एजुकेशन मीन्स रिवायती एजुकेशन जो चलता आता है। जैसे अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान में आने से कबल, हिंदुस्तान में आने से पहले क्या हो रहा था कि मदरसा और मंदिर में, बेसिकली मंदिर में हिंदू मज़हब से रिलेटेड उनको एजुकेशन दिया जा रहा था और मस्जिद वगैरह में इस्लाम मज़हब से रिलेटेड उन्हें एजुकेशन दिया जा रहा था। तो लोग ये बोल रहे थे कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन जैसे चलता आ रहा है उसी तरीके से चलता ही रहे। इसके सपोर्ट में एक जो आदमी था उनका नाम आपको याद रखना है, उनका नाम था आपका H.H. विल्सन।
तो देखो जो लोग इसके सपोर्ट में थे कि अंग्रेज़ी तालीम के बजाय हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन को ही आगे बढ़ाना चाहिए, वो लोग कहलाए ओरिएंटलिस्ट। सिंपल है, बहुत आसान सी बात है, आप सिंपल लिख सकते हो ओरिएंटलिस्ट के बारे में कि वो लोग जो अंग्रेज़ी तालीम के खिलाफ थे और ट्रेडिशनल एजुकेशन के सपोर्ट में थे, वो लोग ओरिएंटलिस्ट कहलाए। और जस्ट इसका अपोजिट जो लोग हमारा आपका अंग्रेज़ी तालीम के सपोर्ट में थे और ट्रेडिशनल एजुकेशन के अगेंस्ट में थे, वो लोग हमारे कहलाए इंग्लिश। इसमें बहुत सारे लोगों का नाम है, एक नाम मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ, राजा राम मोहन रॉय। इनका नाम सबसे पहले लिखने का रीज़न ये है कि ये जो है इन पर एक पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बन जाता है। कभी कभी 8 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन 4 मार्क्स का क्वेश्चन इनमें से मोस्ट प्रोबेबली हर ईयर्स आ ही जाता है, और 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन इनसे फ्रेम होता है। तो आप इनको थोड़ा सा अच्छे से करेंगे ना, मैं भी इनको बताऊंगा, ऐसा नहीं बताऊंगा, लेकिन आप भी इस टॉपिक को ज़रा किताब में उठाएंगे और इनके रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी उन सभी इन्फॉर्मेशन का आपको क्या करना है, एकदम बहुत ही अच्छे से रट लेना। हिस्ट्री में जितना ज़्यादा रटोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, है ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री है यार, सारा का सारा तो डाटा रहता है इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन रॉय के अलावा विद्यासागर भी थे। अब देखो इनका पूरा नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, तो नाम से ये मत सोचना कि ये फीमेल थे, हालांकि ये मेल थे, क्योंकि इनका पूरा नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने खास तौर से इनका जो योगदान रहा है वो वुमेन्स एजुकेशन में रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और ये हमें हाईलाइट्स अभी इसलिए करा दे रहा हूँ इस वक्त कि इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। वुमेन्स एजुकेशन में पूरा का पूरा एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, और ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि विद्यासागर ने किस तरीके से वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट किया था, हाउ विद्यासागर सपोर्ट्स वुमेन एजुकेशन, या राइट द वर्क्स ऑफ विद्यासागर टू इन फील्ड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। इस तरीके से ना क्वेश्चन किसी भी अंदाज से फ्रेम हो सकता है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है कभी ना कभी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट नाम जिसका शायद आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होगे, वो है हमारे मैकेले मिनट, है ना, स्पेलिंग फिर से गलत हो गई, आप उसको देख लेना, सही कर लेना। तो मैकेले मिनट, अच्छा मैं कोशिश करूँगा बीच बीच में, जैसे फर्स्ट पार्ट में ना हमने स्लाइड लगा रखा, तो इसमें भी मैं आपको स्लाइड लगा दूंगा जहाँ पर मुझे ज़रूरत समझ में आएगी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, या फिर डिटेल अच्छे तरीके से अगर इन्फॉर्मेशन हमें देना हो तो ये हम बात कर लेते हैं आपका मैकेले मिनट के बारे में। तो ये क्या हो गया आपका मैकेले मिनट, आगे देखते हैं। मैकेले मिनट ऐसे मैंने लिख दिया है, तो ये तो हम लोग देखेंगे ही। जो हमारे नाम थे, ये मैकेले नाम है, इनका पूरा नाम था लॉर्ड मैकेले। तो लॉर्ड मैकेले ने एक अपना डॉक्यूमेंट्री पेश किया था कुछ, या एक रिपोर्ट ही पेश किया था, एक लेटर, जिसको जो भी कुछ भी बोल सकते हो, वो बाद में आगे चल के मैकेले मिनट के नाम से मशहूर हुआ था। अब इसमें क्या बातें थी ये हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो ये तो बहस छिड़ गई कि हम लोग ट्रेडिशनल एजुकेशन की तरफ जाए कि इसकी तरफ जाए। अब देखो राजा राम मोहन राय के दिमाग में सवाल आ रहा है कि वो एक इंडियन थे, तो उन्होंने फिर भी इंग्लिश एजुकेशन को क्यों सपोर्ट किया। देखो बहुत से लोग ये बिल्कुल बहुत अच्छे समझ गए थे कि हमें अंग्रेज़ों से कम्पीट करना है तो हमें उनकी लैंग्वेज जाननी चाहिए, तो उनकी लैंग्वेज अगर जाननी चाहिए तो उनकी लैंग्वेज जानने के लिए हमको सीखना पड़ेगा, इसलिए ये लोग सपोर्ट में थे। तो ये लोग चाह रहे थे कि हम ट्रेडिशनल एजुकेशन को छोड़ कर, यानी कि मजहबी तालीम और संस्कृत लैंग्वेज को छोड़ करके हम मेन फोकस करें इंग्लिश लैंग्वेज पर, तो इसलिए इनके जैसे लोग भी आए थे। राजा राम मोहन रॉय के अलावा और भी अब 2 नाम लिख सकते हैं, एक राजा राधा कांत देव थे, इसके अलावा मधुसन गुप्ता भी थे, तो इनसे रिलेटेड भी 2 मार्क्स से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, तो वो भी आप ध्यान दे देना। मैं इस पर फोकस करके लेक्चर को समेट लूँगा पूरा का पूरा। तो ये बहस पूरी की पूरी कंटिन्यू हुई, ठीक है, आखिर क्या हम लोग करें। तो फाइनली जो अच्छा गवर्नर जनरल, उस वक्त के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लिखो लिखो जल्दी लिखो, अरे लिखो यार, कुढ़ियो तुम लोग, अभी तक कॉपी कलम नहीं निकलो, बहुत कुढ़ियो तुम लोग। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये उस वक्त के थे हमारे गवर्नर जनरल, जब ये सारा माजरा चल रहा था। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारा आपका एक कमेटी बुलवाई थी, इन्होंने एक कमेटी बुलवाई थी जिसके सेक्रेटरी थे आपके मैकेले मिनट। इन्होंने एक कमेटी बुलाई थी आपकी 17 जुलाई 1823 को, ठीक है, 1823 को। देखो अगर ये डेट आपको याद ना भी हो, साल आपको याद होना चाहिए। तो 17 जुलाई 1823 को इन्होंने एक कमेटी बुलाई थी, और उस कमेटी के जो सेक्रेटरी थे मेन, उसके सेक्रेटरी कौन थे, कमेटी के जो हमारे सेक्रेटरी थे, तो सेक्रेटरी थे मैकेले साहब। हमारे सेक्रेटरी कौन थे बबुआ, बोलो भी, क्यों शर्माते हो, अरे बोल भी दो, अरे बोलो बोलो बोलो, लॉर्ड मैकेले। तो इसी मीटिंग में इन्होंने, अब ये जो मीटिंग थी ये इसलिए इन्होंने रखा था कि यहाँ पर बिल्कुल ये क्लियर कर दिया जाए कि ये बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए कि आखिर कौन सा एजुकेशन आगे इंडिया में बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही पगला गई थी पूरा का पूरा। तो मैकेले साहब ने इसी मीटिंग में मैकेले मिनट का कंसेप्ट रखा, और उन्होंने ये बताया कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, या जो भी एजुकेशन चल रही है हिंदुस्तान में अभी तक, वो बिल्कुल ही बेकार है।
अंग्रेजी तालीम उसके बनिस्बत काफ़ी बेहतर है, यानी कि इंग्लिश एजुकेशन को उन्होंने बेसिकली सुपीरियर बताया था और बाकी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन था उसको उन्होंने इन्फीरियर बता दिया था। ठीक है, यहाँ तक था। अब मैकेले मिनट का ना एक मैकेले साहब का एक आपका टारगेट था ब्राउन साहब क्रिएट करने का, वो हिंदुस्तान में ब्राउन साहब क्रिएट करना चाहते थे। देखो ब्राउन साहब क्रिएट करना, इसका बोलने का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि वो ऐसे इंडियंस को क्रिएट करना चाहते थे जो फिजिकली आपको बाहर से देखने में ऐसा लगेगा कि वो इंडियंस है, बट अंदर से तहजीब और कल्चर से वो पूरा का पूरा अंग्रेज बन चुका होगा। तो इसी तरह का इंसान को वो ब्राउन साहब बोल रहे थे। तो ये इनका काम था। तो आखिरकार 1823 ईस्वी के बाद फाइनली ये आपका जो इंग्लिश एजुकेशन था वो आपका बन गया। ओके, ये जो मीटिंग हुआ तो उसका 1835 ईस्वी में, देखो ये डेट याद रखना, 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक, किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था भैया, इन्होंने अंग्रेज़ी तालीम को मुकम्मल तौर पर आपका घोषित कर दिया कि हाँ ये अब इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक छोटा सा और बड़ा सा बवाल आया था 1844 में। 1844 में हमारे थे लॉर्ड हार्डिंग साहब। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग साहब हमारे थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने ये अनाउंसमेंट किया कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको अंग्रेज़ी ज़बान आना कंपलसरी है ना, ये आपने सुना होगा, हिस्ट्री में बोला गया। तो ये बात बोला था लॉर्ड हार्डिंग ने, ये मतलब बोला नहीं था, ये एक वक्त के अपने गवर्नर जनरल रह चुके थे आपके। तो इन्होंने बोल दिया था कि भैया ये रूल इन्होंने लागू किया था कि अगर किसी को नौकरी चाहिए तो उसको अंग्रेज़ी ज़बान आना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट जॉब के लिए इंग्लिश एजुकेशन कंपलसरी कर दी थी इन्होंने। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब इतना सारा तांडव होने के बाद ये तो हो गया कि अब इंग्लिश एजुकेशन ही दिया जाना है हिंदुस्तान में सभी लोगों को। तब उसको किस तरीके से और बेहतरीन तरीके से हम लोग प्लेस करें, यानी कि कैसे उसको और सक्सेसफुल बनाए, उसी से रिलेटेड ऊट्स डिस्पैच का बुनियाद पड़ा था। यानी ऊट्स डिस्पैच उसके बाद ही फॉर्मेशन में आपका आया था। ऊट्स डिस्पैच बेसिकली हमारे यहाँ पर एक आदमी था जिनका नाम था चार्ल्स वुड। उन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया था जो आगे चल के ऊट्स डिस्पैच हमारा नाम से मशहूर हुआ था। तो चार्ल्स वुड नाम के एक इंसान थे जिन्होंने 1854 में एक क्या किया था, 1854 में उन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया था और वही रिपोर्ट आगे चल के चार्ल्स वुड्स डिस्पैच के नाम से मशहूर हुआ। चार्ल्स वुड ने 1854 में एक रिपोर्ट पेश किया, वो रिपोर्ट आगे चल के क्या बना आपका, वुड्स डिस्पैच के नाम से मशहूर हुआ। देखो इस वुड्स डिस्पैच को इंग्लिश एजुकेशन का सबसे बेस माना जाता है, मतलब ये बोला जाता है कि इससे रिपोर्ट के बाद ही इंग्लिश एजुकेशन जो है वो और अच्छे लेवल पे जा पाई थी। तो इन्होंने इसके अंदर बहुत सारे बात कही थी, अब वो मैं आपको स्लाइड में दिखा दे रहा हूँ, वो पॉइंट्स आप नोट कर लें और एक एक करके हम लोग उस पर डिटेल चर्चा करते हैं। सबसे पहला उन्होंने बात बोला कि कंट्री में, देखो मैं बोल देता हूँ आप सुन ले। सबसे पहला उन्होंने बात बोला कि कंट्री में, यानी कि मुल्क में ना, कंट्री में हर एक टाइप्स का कॉलेज बनाया जाए, ठीक है। और बच्चों को नेटिव लैंग्वेज, यानी कि जो उनकी मदर टंग लैंग्वेज है, मदर जो लैंग्वेज है उनकी, उसमें उनको एजुकेशन। पहले उन्होंने बोला कि कंट्री में हर एक किस्म को लिखो, पहले बोला कि कंट्री में हर एक किस्म का एजुकेशन, हर एक किस्म का कॉलेज खोला जाए और उसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी मदर लैंग्वेज के हिसाब से, यानी कि कोई हिंदी जानता है तो उसको हिंदी के थ्रू दिया जाए, कोई संस्कृत जानता है तो संस्कृत के थ्रू दिया जाए, कोई उर्दू जानता है तो उसको उर्दू के थ्रू आपका दिया जाए एजुकेशन, ये इनका बोलना था। दूसरा इन्होंने ये बोला कि कॉलेज की सिक्योरिटी के लिए पुलिस महकमे बनाए जाए आपके, यानी कि पुलिस इंस्पेक्टरों को वहाँ पर लगा दिया जाए एज अ सिक्योरिटी गार्ड। ये उन्होंने बोला था, ये उनका बोलना था, ठीक है। ये दूसरा बात उन्होंने ये बोला। तीसरा बात उन्होंने ये बोला कि वुमेन्स एजुकेशन पे फोकस किया जाए, कि वुमेन्स एजुकेशन जो है उनको आपको लीड में लेना है। ये तीसरा बात उन्होंने बोला था कि वुमेन्स एजुकेशन को क्या करना है, लीड में आपको ले लेना है। चौथा उन्होंने ये बोला था कि कॉलेजों को सिर्फ इसलिए ना बना जाए कि उसमें सिर्फ इम्तहानात हो, है ना, कि सॉरी इम्तहानात बोला, हाँ, कॉलेज में सिर्फ इम्तहानात ना हो बल्कि उसमें आपकी पढ़ाई भी हो रेगुलर, और ऐसे कॉलेजेस को बुनियाद में लाया जाए, यानी कि ऐसे कॉलेजेस को इस्टेब्लिश किया जाए जो प्रॉपर वे में सब्जेक्ट को पढ़ाए और प्रॉपरली टाइम बाय टाइम एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करते रहें। ये इनका सारा बोलना था, इतना ही बात इन्होंने बोला था ना, इससे ज़्यादा नहीं बोला था। अब बाकी बुक खोल के अगर पढ़ेंगे आप एक एक पॉइंट्स तो आपको इतने सारे ही पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर मेरी बातों को आप बहुत अच्छे ध्यान से सुनते हैं तो आई ग्रांटेड कि आप एग्ज़ाम में जाकर के इसको बहुत आराम से लिख लोगे। अब देखो वुड्स डिस्पैच के बाद बहुत सारे काम हुए, जैसे 1882 और 1887 में बहुत सारे चीज़ बनाए गए आपके। जैसे 1882 में लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी बना था, है ना। अब ये तो आज़ादी से पहले की बात, इसलिए लाहौर वो तो हमारा इंडिया में ही था।
लाहौर में क्या बनना था आपका, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये जो था ये इसका रिजल्ट में ही था, ये वुड्स डिस्पैच के रिजल्ट में ही बना था। देन उसके बाद 1887 में आपका इलाहाबाद में आपका एक यूनिवर्सिटी कायम हुआ था जिसका नाम था हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। 1887 में क्या कायम हुआ था आपका, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। मुझे उम्मीद है कि आप लिख रहे होंगे, है ना, कहानी की तरह इसे नहीं सुन रहे होंगे, क्योंकि भाई जब मैं लिख सकता हूँ ना, रात के बज गए हैं 12, नहीं अभी 12 नहीं बज रहे हैं क्योंकि सर 15 मिनट हो चुके हैं, तो 12:15 हो गए हैं। लिखो यार, कितने बेशरम हो यार तुम लोग, क्या बोले, बेशर्मी की हद पार कर दी। हाय हाय हाय। तो ये पेज हो चुका है कंप्लीट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ही ले लें, है ना। उम्मीद नहीं है आप लिख रहे होंगे, छोड़ो तुम लोग, उम्मीद लगाना बेकार है। लिख लिया, चेंज करें, पलट दें, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद वुड्स डिस्पैच जब हो गया ना, तो देखो कोई भी एक चीज़ होती है स्टार्टिंग में ना, मतलब वो परफेक्शन आता नहीं। तो वुड्स डिस्पैच में जो प्रॉब्लम्स थे, उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, आया था बाद में हंटर कमीशन। तो यहाँ पर भी नाम ही है ये आपका, किसी बंदे का नाम था, हम लोग देखते हैं उनका नाम पूरा क्या था। तो हंटर कमीशन। ये कलर कैसा दिख रहा है, सारा कलर एक ही जैसा दिख रहा है। मैं कलरफुल पेन लेकर के हूँ यहाँ पर, कोशिश किया कि थोड़ा सा अच्छा लगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। जो मेरा कैमरा है और ये बहुत उपदर करा हो, उसी वजह देखो कैमरा की वजह करिए। और अगर आपने मेरा रिसेंट का वीडियो देखा होगा मैच का, तो आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि नॉइस कितना है उन वीडियो में। इसलिए मैं अभी रात के टाइम में घर पे ही वीडियो को शूट कर रहा हूँ, और मेरा घर में ना पूरा वो प्रॉपर सेटअप हो नहीं पा रहा है, मतलब जगह नहीं कि मैं पूरा प्रॉपर सेटअप करके वाइट बोर्ड के ऊपर आपको पढ़ाऊँ। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे ना, चलिए। है तो एडजस्टमेंट का ही तो नाम है हमारा। चलिए हम एडजस्ट करते करते ही आगे बढ़ेंगे। तो ये थे हमारे सर विलियम हंटर, इनका नाम ही था सर विलियम हंटर, हम लोग नाम लिख लेते हैं सर विलियम हंटर। अब सर विलियम हंटर जो हमारे साहब थे, इन्होंने क्या किया कि 1882 में एक हंटर कमीशन बनाई। अब नाम में ही है जैसे कमीशन, नाम में क्या है, कमीशन। तो कमीशन जब भी बनाया जाता भैया, तो किसी न किसी चीज़ की जांच पड़ताल के बना देते। अभी जो हंटर कमीशन था, इनका काम था कि वुड्स डिस्पैच जो शुरू हुआ, तो उन्होंने इतना सारा जो बात बोला कि किया जाना चाहिए, तो वो वुड्स डिस्पैच कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाया था, है ना, वुड्स डिस्पैच कहाँ तक सक्सेसफुल हो पाया, कहाँ तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसी चीज़ पर इन्होंने गौर फिक्र किया था, और हंटर कमीशन इससे रिलेटेड था। तो आप एक शॉर्ट में ये समझ सकते हो कि हंटर कमीशन इज़ बेसिकली द इम्प्रूवमेंट इन वुड्स डिस्पैच। ठीक है, लिख सकते हो आप, हंटर कमीशन बेसिकली वुड्स डिस्पैच की खामियों को दूर करने के लिए हंटर कमीशन आया था, और इसको लाने वाले थे सर विलियम हंटर, और साल था हमारा 1882। इतना बात सुनकर जब पूरा लिख दोगे आराम से ना, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। तो इन्होंने सबसे पहला पॉइंट्स जो आपको देखो, ये भी पॉइंट्स आपको दिखा देते हैं किताब में, सॉरी किताब बोल रहे हैं आपको, स्लाइड्स के थ्रू, और उसके बाद दिन हम लोग एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि 1854 की तालीम स्कीम पर कहाँ तक अमल हुआ, यानी कि 1854 का जो तालीम का स्कीम था, एजुकेशनल स्कीम, वही उस डिस्पैच 1854 में यही आया था। तो ये इनका पहला मौजूद था। इन्होंने बोला कि इस स्कीम को कामयाब बनाने के लिए हमें और कुछ काम करने होंगे, क्या क्या करना है। तो उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले एक काम कीजिए कि प्राइमरी स्कूल में जांच पड़ताल शुरू कीजिए, एक इंक्वायरी। इन्होंने सबसे पहले बोला कि प्राइमरी स्कूल है, उसके लिए आप एक इंक्वायरी कमीशन बैठाइए और इंक्वायरी कीजिए कि कहाँ तक उन कामों को सक्सेस पहुँचा है जिनके बारे में उस डिस्पैच में बोला गया था। बस इतना ही सही बात है, इसमें और कुछ है नहीं बातें, हाँ, बहुत छोटा सा चीज़ है। तो मेन यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, तो आप वही लिख देंगे जो मैंने आपको बताया था, है ना, कि हंटर कमीशन क्या है। हंटर कमीशन बेसिकली वुड्स डिस्पैच की खामियों को दूर करने के लिए आया था, जिसको लाने वाले थे सर विलियम हंटर साहब 1882 में। इसके बाद आए थे हमारे रेले कमीशन। अब रेले कमीशन का स्पेलिंग आई थिंक यही होगा। तो हंटर कमीशन के बाद जस्ट फ़ौरन बाद हमारे आ गए थे रेले कमीशन। अब रेले कमीशन जो थे, तो रेले कमीशन ये बेसिकली इसके हंटर कमीशन का बाद का प्रोसेस था। वुड डिस्पैच के बाद आया हंटर कमीशन, हंटर कमीशन के बाद आ गया हमारा रेले कमीशन। इसमें जो हमारे जो बंदे थे उनका नाम था लॉर्ड किर्जन, लॉर्ड किर्जन इनका नाम था, आप लिख लो लॉर्ड किर्जन। तो लॉर्ड किर्जन ने ही 1902 में, ये कब आया था आपका 1902 में, लॉर्ड किर्जन ने टॉम्स रेले की दरियाफ्त में ये काम किया था आपका बेसिकली। तो नाम वही द टॉम्स रेले, लॉर्ड किर्जन ने टॉम्स रेले के साथ मिल करके एक आपका ये उन्होंने कमीशन बनाया था बेसिकली, जिसमें इनका ये काम था कि और बेहतर तरीके से ये देखा जाए। यानी इन्होंने, इसमें भी कुछ पॉइंट्स आते हैं, डिस्कस कर लेते हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट इनका ये था कि जो भी पुरानी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके इख्तियारात को बढ़ा दिया जाए। अब इख्तियारात मीन्स आपका है ना, थोड़ा उर्दू वर्ड अगर आ जाएगा तो हम उसको एक कोशिश करेंगे बोल दें, क्योंकि एक स्टूडेंट ने बोला सर उर्दू आप थोड़ा ज़्यादा बोल देते हैं। ठीक है भाई, मैं कंट्रोल करूँगा। और फिर भी अगर आपको लगता है ना, कमेंट आप ज़रूर करें, क्योंकि आपके टोकने से ही मेरी गलतियाँ सही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इन्होंने सबसे बोला कि जो भी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है उनके इख्तियारात बढ़ा दिए जाए, मतलब उनको थोड़ा और ज़्यादा रीच मिलना चाहिए, कि उनको थोड़ा सा और ज़्यादा आप डिसीजंस लेने का हक बढ़ा देगा, और ज़्यादा वो खुद पर ही थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा। अब गवर्नमेंट उनको बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी ना करे, ओवरऑल इनका बोलने का ये मतलब था। दूसरा बात इन्होंने ये बोला कि जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, तो वो ये बोला कि स्टूडेंट्स जो है जिनके साथ कुछ मसाइल हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स का प्रोग्राम को किया जाए, ये दूसरा बात इन्होंने बोला। तीसरा बात इन्होंने बोला कि कॉलेजेस सिर्फ ऐसे ना हो जो सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान ले। अब देखो ये बात उसमें ही बोली गई थी उड डिस्पैच में भी, बट इन्होंने देखा था टॉम्स रेले साहब ने कि कॉलेज जो है वो सिर्फ आपस में कॉम्पिटिशन्स कर रहे थे ना। उस वक्त जो कॉलेजेस थे 1902 की बात कर रहे हैं हम लोग, ये सेम, तो कॉलेजेस थे वो आपस में क्या कर रहे थे ना, कॉम्पिटिशन्स कर रहे थे, सिर्फ एग्ज़ाम लिए जा रहे थे, पढ़ा कुछ नहीं रहे थे। और उनका एग्ज़ाम लेने का सिर्फ ये मौजूद था कि वो अपने आसपास के कॉलेज में सबसे टॉप होना चाहते थे, बस इसी कारण। तो इसमें तो बीच में ज़िंदगी झंड किसकी हो रही थी, हम जैसे मासूम बच्चों की, है ना। वैसे अभी भी हो ही रही है, खैर ये कोई नई बात नहीं है, पहले होती थी अभी होती थी। चलो छोड़ो हटाओ, अपना दुख दर्द किसके साथ बांटे, है ना। हम फिलहाल पढ़ते हैं, 10 में अच्छा मार्क्स लाते उसका दिल एंट हो जाता है, अच्छा मार्क्स लाते उसके बाद क्या करना है नहीं पता सर, छोड़िए हटाइए, हमको भी नहीं पता है। चलो हटाओ। तो ये उन्होंने बोला था कि स्कॉलरशिप का प्रोग्राम भी कीजिए, और कॉलेज को उन्होंने सख्त गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की कि भाई आप एजुकेशन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, है ना, ठीक बात है। और इस पर ध्यान रखें कि मतलब इसके खिलाफ इतना नरमी से तो नहीं बोला होगा, है ना, मैं बोल रहा हूँ। फिर उन्होंने लास्ट में बोला कि लास्ट में इसको एक सोल्यूशन ढूंढना, कि लास्ट में इन्होंने एक और बोला पॉइंट अपना, लास्ट पॉइंट 4 पॉइंट्स में ये बोला कि हर कॉलेज के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बना दिया जाए, मतलब किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना है, इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। तो ये सारी बातें थी इनके अंडर में। तो देखो कहानी कहाँ शुरू था, 1813 के चार्टर एक्ट से। चार्टर एक्ट्स की कहानी बढ़ते बढ़ते ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट, आगे बढ़ते बढ़ते उड्स डिस्पैच आया, उसको सही करते हुए हंटर कमीशन आया, उसको सही करते हुए रेले कमीशन आया। तो हमारे तो लेने के देने ही चले गए। अब इसके बाद हम लोग ये बात करें कि मगरबी तालीम के क्या असरात हुए, तो इम्पैक्ट ऑफ, इसमें थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखो इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश। अब इंग्लिश एजुकेशन जब लोग ले लिया ना, जैसे मैं शॉर्ट में बताता हूँ हुआ क्या। तो बहुत से जो लोग ऐसे थे उन्होंने ले लिया अब इंग्लिश एजुकेशन, तो इंग्लिश एजुकेशन को हासिल करने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि वो अंग्रेज बन गए, है ना, बल्कि वो बने नहीं, वो कुछ और बन गए थे ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। हाँ, वो अंग्रेज नहीं बने, असल में वो कुछ और बन गए थे, बट फिर उन्हें लग रहा था कि हम अंग्रेज बन गए अब, है ना। तो आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए बहुत, आप तो समझदार बच्चे, आप लोग तो सबके सब हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं। चलिए तो आगे बढ़ते। तो आप समझ चुके वो क्या बने थे, लेकिन वो जो बने थे वो समझ रहे थे कि वो सामने वाले हैं, ऐसा उन्हें लग रहा था कि वो जो बने हैं वो सामने वाले, बट असल में वही वो बन गए थे। चलिए हटाइए, बहुत वो कर लिया हमने। तो इम्पैक्ट ये हुआ था कि वो खुद को बहुत ज़्यादा बड़ा समझने लगे थे, अंग्रेजी ज़बान सीखने के बाद उन्हें लग रहा था हम बहुत बड़े हो गए हैं। तो वो बाकी जो इंडियंस लोग थे उनको ना नीचे निगाह से देखते थे, यानी कि हकारत की निगाह से, जिसको हम लोग बहुत ही नीचे निगाह बोल सकते हैं। वो ऐसा समझते थे कि ये क्या देखेगा रे, ये तो हमसे कम जानता है, ऐसा करने लगे तो लोग। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका देखने को लगा था। और दूसरा ये भी हो रहा था ना कि जितने भी इंग्लिश एजुकेशन जो सीख गए थे वो क्या कर रहे थे, वो खुद को टोटली ट्रांसफॉर्म कर ले रहे थे, मतलब वो खुद को टोटली ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश भी कर रहे थे। बहुत कोई तो एकदम ट्रांसफॉर्म हो गए थे अंग्रेज़ों में। तो यानी कि यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि ब्राउन साहब का जो कंसेप्ट था लॉर्ड मैकेले का, वो बहुत हद तक कामयाब हो गया था इस चीज़ में, कि वो एक ऐसे जनरेशन को क्रिएट करना चाह रहा था कि फिजिकली तो इंग्लिश मतलब फिजिकली इंडियन हो, बट अंदर से मामला जो रहे वो अंग्रेज का रहे। तो ये इम्पैक्ट में ऐसा देखने को लगा था। अब देखो, अब किताब खोलना, ये टॉपिक आपको जहाँ मिले उस टॉपिक को पढ़ लेना। अगर उर्दू वाले आप हैं तो उर्दू में आपको टॉपिक ऐसे मिलेगी, अंग्रेज़ी तालीम की असरात, अंग्रेज़ी तालीम के असरात, या फिर आपको मिलेगा मगरिबी तालीम के असरात, मगरिबी तालीम के असरात, ये आपको मिल सकता है। ठीक है, ये इंग्लिश में तो यही मिलेगा, और हिंदी का मैं नहीं बता सकता क्या मिलने वाला, ठीक है, क्योंकि हिंदी की बुक मेरे पास है नहीं अभी।
और हिंदी मेरी उतनी अच्छी है भी नहीं। तो इतना सा बात हो गया आपका ख़त्म, टाटा बाय बाय। इसके बाद हम यहीं पे एक छोटा सा बात कर लेते हैं क्योंकि वीडियो भी 25 मिनट की ही हुई है। हम लोग बात करते हैं विद्यासागर जी के बारे में। अब विद्यासागर जो थे हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका थोड़ा डिटेल में आपको दिखा देता हूँ, वो डिटेल आपको याद कर लेना है। विद्यासागर का जन्म हुआ था, विद्यासागर जी का जन्म हुआ था हमारा 1820 में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म हुआ था वो मगरबी बंगाल के, आपका मिदनापुर जिला लिख लो, इनका जन्म मगरबी बंगाल के मिदनापुर जिला में हुआ था और 1820 में ब्राह्मण खानदान में हुआ था। तो इन्होंने अपनी जो बेसिक्स जो नॉलेज थी वो संस्कृत कॉलेज से इन्होंने 11 वर्ष तक तालीम हासिल की। जो बेसिक नॉलेज जिनका होता है, इनके बेसिक एजुकेशन जिसको आप बोल सकते हैं, तो संस्कृत कॉलेज से इन्होंने 11 ईयर्स तक एजुकेशन हासिल की। फिर 20 साल की उम्र के बाद संस्कृत जबान में पूरा मुकम्मल पूरा मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के बाद वो विद्यासागर के नाम से मशहूर हुए। तो 20 ईयर्स जब उनका उम्र हुआ तो तब तक वो संस्कृत लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो चुके थे। एक्सपर्ट होने के बाद उन्हें क्या हुआ, तब उनको जाकर के विद्यासागर का टाइटल मिला था। ऐसे इनका पूरा नाम था ईश्वर चंद्र, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर यहाँ हुआ था 20 साल के बाद। अब इन्होंने ना सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट किया है तो वुमेन्स एजुकेशन में सपोर्ट किया। तो ये पूछते हैं कि वुमेन्स एजुकेशन में सबसे ज़्यादा किसको सपोर्ट किया था। और एक बात आगे चल के हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे सती की रस्म के बारे में। सती का रस्म देखो बेसिकली ये होता था कि अगर किसी का हस्बैंड मर जाते थे, तो हस्बैंड अब मर जाने के बाद क्या होता है बेसिकली, तो अब मिडिल से बस देखो तो हिंदुओं में क्या होता था कि उनको जला दिया जाता है। अंतिम संस्कार के वक्त जो मर जाते हैं तो डेड बॉडी को क्या करता है, जला दिया जाता है। तो डेड बॉडी जब जला दिया जाता है तो ये था सती के रस्म में कि जिसका शौहर मर गया, जिसका हस्बैंड मर गया है, उसकी वाइफ को भी उसके हस्बैंड के साथ ही उसके चिता में जला दिया जाता था। अब ये था सती का रस्म। अब सती के रस्म को बाइकआउट किया था इन्होंने बाइकआउट किया था, राजा राम मोहन रॉय ने बैठ कर बाइकआउट किया था। तो इनका भी हाथ था, ये आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो सती का रस्म आप याद रखेंगे क्या था, है ना। शायद मैंने ये पहले लेक्चर में बताया था कि नहीं, कमेंट करना तो बताया था कि नहीं, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। तो इतना छोटा सा मैंने ब्रीफ दिया, यहाँ पैदा हुआ, ये काम किया, ऐसे उन्होंने किया। अब वैसे वैसे आप थोड़ा किताब अच्छे से खोल के पढ़ लोगे। अब इन्होंने वुमेंस एजुकेशन में काम किया है। तो देखो ये चाहते थे कि बहुत ज़्यादा गर्ल्स कॉलेज बने, गर्ल्स स्कूल कॉलेज बने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को पढ़ने का मौका मिले। क्योंकि देखो बात ऐसा है कि उस वक्त ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता था वुमेंस एजुकेशन को, है ना। फिर आगे चल के हम एक पढ़ेंगे अभी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के बारे में। तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का हाल ये था कि वहाँ पर लड़कियों को मतलब एडमिशन की भी परमिशन नहीं थी स्टार्टिंग में। हाँ बाद में जाके मिली थी, ऐसा बात नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं थी। खैर कोई बात नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इनका ये मामला था। तो ये गए, मैंने विद्यासागर साहब जो हमारे थे, ये गए आपके सर फ्रेडरिक जेम्स लिखो, सर फ्रेडरिक लिख ही देते हैं हम, आप लोग तो लिखोगे नहीं, हाथ दर्जा के कुढ़िया हो यार तुम लोग। सर फ्रेडरिक जेम्स हेलिडे। अब विद्यासागर जी गए इनके पास, सर फ्रेडरिक जेम्स हेलिडे के पास विद्यासागर गए और इनसे इन्होंने दरखास्त की, यानी कि रिक्वेस्ट किया कि आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा गर्ल्स कॉलेज को मेरी मदद कीजिए कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स कॉलेज को इस्टेब्लिश कर सकें। बट इन्होंने कहा कि नहीं, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो इन्होंने ये एक छोटा सा मैंने वादा किया, कोई लिखित वादा नहीं था, इन्होंने लिख के नहीं दिया, बस इन्होंने वादा किया कि अगर जो लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं, वो अगर ज़मीन को डोनेट करते हैं गर्ल्स को स्कूल और कॉलेज बनाने के लिए, तो हम उसको बनाने का खर्च उठाएंगे, मतलब उसमें सपोर्ट करेंगे। इन्होंने ऐसे ही वर्बली वादा कर दिया था मुँह से, बट ऐसा कुछ लिखित में नहीं था। तो हुआ कुछ ऐसा कि इनके बाद इन पर भरोसा करके विद्यासागर ने 1857 से 1858 यानी कि इस एक साल के अंदर ही, इस एक साल के दरमियान ही इन्होंने हुगली, बर्दवान, मिदनापुर और नदिया, इन सारे ज़िला में जो कि वेस्ट बंगाल के, इन सारे डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल के लड़कियों के लिए 35 स्कूल खोल डाले थे। कितने स्कूल खोल डाले थे इस एक साल के बीच में? 35 स्कूल इन्होंने खोल डाले थे, जिसमें टोटल अगर हम तादाद लगाएंगे तो टोटल था 1300 स्टूडेंट्स थे टोटल थे आपके, ठीक है। लेकिन अब इतने इन्होंने कर लिया था, अब इसके बाद वो अर्जी लेके गए कि भाई अब कर दो मेरा काम, है ना। लेकिन वो नहीं किए, वो अपने वादे से मुकर गए। अब इतना सारे स्कूल्स चलाना तो इनकी बस की बात नहीं थी, क्योंकि खर्च बहुत ज़्यादा था। तो इसके लिए इन्होंने एक चैरिटी भी कायम की।
अच्छा, ये जो वादे से मुकरे थे इसका एक रिएक्शन भी हुआ। विद्यासागर ने क्या किया, विद्यासागर जो थे वो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे, तो उन्होंने संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल के पोस्ट से रिटायर इस्तीफा दे दिया। वो जाकर के वहाँ पर अपना लेटर दे के चले आए कि अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे, वो इस्तीफा दे करके चले आए थे, जिसका वजह अगर उनको 500 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा था उस संस्कृत कॉलेज में, बट वो इस्तीफा दे दिया, तो अब क्या ही काम उनका है ना, वहाँ से वो चले आए, बोला उनको नहीं करना काम, अपने मेरे वादे को तोड़ दिया है, मैं बहुत दुखी हुआ हूँ, चलो छोड़ो। तो 1300 थे। अब इसका बाद इन्होंने क्या किया, वही एक के, या आप ये बोल सकते हैं एक फ़ंड कलेक्शन कायम किया था जिसका नाम था फीमेल स्कूल फंड। तो इसके बाद इन्होंने फीमेल स्कूल फंड करके बुनियाद डाली, जिसमें यही चाहते थे मतलब जिसके थ्रू वो पैसा कलेक्ट कर सके, और जो भी स्कूल कॉलेजेस उन्होंने आपका ये कायम किया था उसको फर्दर वो फर्निश कर सके, ये थे। तो इनमें बहुत सारे लोगों का नाम है जिन्होंने इसमें डोनेट किया था, आप उनके नाम देख सकते हैं इन स्क्रीन पर, इनको याद रखेंगे। तो आज के लेक्चर में है ना बस यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी हो चुका है 30 मिनट्स का, तो हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे आपका, जिसमें मैं आपको राजा राम मोहन रॉय, मधुसूदन गुप्ता, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, इनके बारे में बताऊंगा। एक छोटा सा लेक्चर होगा। फिर उसके बाद एक लेक्चर में करूंगा पूरा ब्राह्मण समाज को जो डिटेल आपको कहानी बता दूंगा। उसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक है वो बता दूंगा, क्या पढ़ लेना है आपको बस। लेकिन 2 लेक्चर्स और करेंगे 30 मिनट्स का, उसको ख़त्म कर लेंगे। एक लेक्चर में नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको देखने में दुश्वारी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे तो आप करोगे ही सब्सक्राइब, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको करना है ना, क्योंकि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, है कि नहीं, आते हैं कि नहीं ना, आते हैं कि ना, मैं ऐसे बड़बड़ा रहा हूँ सिर्फ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आते होंगे, और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, तो कर दिया जाए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, है ना। तो रात के बज गए हैं अभी 12:45, तो चलिए बंद कर दें, ठीक है, ओके, चलो सी यू, गुड बाय।